अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मिश्रित जैविक खेती कर रहे एक सफल किसान की कहानी भाग 2। अच्छी पैदावार के लिए अलसी फसल में समसामयिक कार्य। किसान भाइयों, कार्यक्रम के कल के अंश में हमने आपको राजस्थान के प्रगतिशील कृषक गुलजार खान से मिलवाया था, जो कि जैविक तकनीक से मिश्रित खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये हमारे पास ऑर्गेनिक तिल है जो हम अपने यहीं पैदा करते हैं। इसका हम किसानों का रेट तो 60-70 रुपये पर केजी है। हमारा रेट है कम से कम 100 रुपये किलो या 125 रुपये किलो जाता है। तो यही गेहूं का हिसाब है। हमारे गेहूं 6000 रुपये क्विंटल जाता है, तो आम लोगों का गेहूं है जो 1400 से 1500 रुपये पर क्विंटल जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक फसल है हम उसमें डबल तिगुना अपना मार्केटिंग रेट लेते हैं। कोई भी किसान अगर जैविक खेती स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में तो वो उत्पादन कम होता है, लेकिन साल में 1-1.5 साल में उत्पादन जैसे जैसे जैविक खेती का इस्तेमाल करेंगे वो बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाने के बाद जो भी हमें धीरे धीरे उसका जो रेट है मालूम होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, और वही उत्पादन वही जैविक खेती के कारण उस किसान के बराबर ले सकते हैं। अमरूद के पौधे हमारे पास कम से कम 1000 से 1500 से 2000 के करीब हैं। आंवले के पौधे 1000 पौधे के करीब है पूरे फार्म में। इसकी उत्पादन हम बहुत बड़ी मात्रा में लेते हैं। अमरूद हमारा 150 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है। आंवला हमारा 70-80 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है ऑर्गेनिक के रेट पे। का पौधा है ये हमारे पास 100-150 से पौधे हैं। इसमें एक चीकू में कम से कम 1 क्विंटल चीकू उतर आते हैं, और सब हम ऑर्गेनिक रेट पे ही बेचते हैं। इनका रेट है 120 रुपये पर केजी के रेट से हिसाब से इनका हम सेल करते हैं। यहाँ देसी गाय भी पाल रखे हैं, जो कि हम इनका गोबर इस्तेमाल, दूध दही जो भी कुछ है इसका सब ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं। इसी के खाद से हम अपना ऑर्गेनिक जैविक वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। इस दूध की सेल है हमारे पास 70 रुपये पर लीटर। हम जमींदारों का दूध तो 30-35 रुपये पर केजी के हिसाब जाता है, लेकिन हमारा दूध ऑर्गेनिक में 70 रुपये पर लीटर जा रहा है। ये हमारे पास कड़कनाथ मुर्गे का भी हम पालन करते हैं, जो कि इसका मीट भी हम सप्लाई करते हैं, और अंडे भी। मीट इसका 400 रुपये पर केजी के हिसाब से जाता है, अंडे 15 से 20 रुपये का पर पीस जाता है। ये ऑर्गेनिक ये इनका सब जो खाना पानी हम सब ऑर्गेनिक जो हम अपने खेती से उगाते हैं सब उसी को वही खिलाते हैं। हम यहाँ ऑर्गेनिक शहद का भी करते हैं, जो हमारे पास 8-10 डब्बे हैं। हम इसमें मधुमक्खियों के लिए इतने बाग बगीचे में कोई बाहर से कोई रस नहीं लाती, सभी अपने बाग बगीचों से ये शहद तैयार हो जाता है। इसको हम 600 से 800 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं। हमारा हनी का भी यहाँ हो जाता है, हनी की भी सेल बहुत अच्छी निकलती है। ये हमें इसका शहद हमें फ्री में मिल जाता है, बस बॉक्स रख लो, सारे पेड़ पौधों से उपलब्ध इसके
उत्पादन हो जाता है। हम यहाँ खरगोश का भी पालन करते हैं, जो कि हमारे पास बहुत सारे खरगोश हैं। इसमें बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा होती है और इनको खाने के लिए हम जो भी अपनी घास फूस जो इस जंगल में होती है वही खाने को डालते हैं। इनका रेट हम 300 से 400 रुपये पर किलो के हिसाब से सेल करते हैं। इसमें भी बहुत इनकम, आम किसान लोगों को भी बहुत इनकम हो जाती है। इसमें कोई खाने को कोई बाहर से नहीं लाते, ये खरगोश हमेशा घास फूस खाते हैं। जो हमारे फार्म में जो भी घास फूस है सब इसी को, जो निलाई है गुड़ाई है, जो घर कचरा निकलता है सब इसी को डालते हैं। इसी से इसका पशुपालन चलता रहता है। हमारे पास कम से कम 500 खरगोश हैं और इसकी बढ़ोतरी हर महीने बच्चा देते रहते हैं और इनकी बढ़ोतरी होती रहती है। इसमें बहुत किसान लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको रखने से बहुत फ़ायदा होता है। ये हमारे पास मछली के 2 पॉन्ड बने हुए हैं, जो कि हमें इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। जो इसका पानी है उसको हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं। जो मछलियाँ खाद खुराक जो भी इसमें डालते हैं उसका खाद बन जाता है। उसी पानी का जो पानी बना हुआ है, जो इसमें खाद बहुत ज़्यादा है, इस पानी को हम फसलों में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद इसमें हमने फुहारे लगा रखे हैं। अगर बरसात नहीं होती तो मछलियों को ऑक्सीजन के लिए हम फुहारे इसमें चला देते हैं। सारा पानी जो भी है इसको सब हम वेजिटेबल फसल सब हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास इस मछलियों की वैरायटी हैं, 3-4 वैरायटी हैं। कॉमन कार है, रहू है, कतला है, मिर्गल है। और एक काम और है, इसमें जो भी बतखें जो हमने रख रखी हैं वो सब इसमें सुबह आती हैं, शाम को अपने घूम के अपने पिंजरे में अंदर चली जाती हैं। मैं तो आपको सभी को यही सलाह दूंगा कि आप प्लीज़ ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छी पैदावार के लिए अलसी फसल में समसामयिक कार्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने समय से अलसी की बुआई की है, वो इस फसल से अच्छी बढ़वार के लिए कौन कौन से समसामयिक कार्यों को अपनाएं, जिससे कि इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर के डॉक्टर रमाशंकर सिंह। अभी आपके खेत में 30 से 40 दिन का फसल हो गया होगा। अभी इसका खेत में मुख्य काम आपका खरपतवार और बछनी है। खरपतवार नियंत्रण और बछनी है। बछनी मतलब थिनिंग। इसको प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी आप 5, 6, 7 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं रखिए। और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। तो किसान भाइयों, इसके खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 2 विधि है। एक तो आप ये कर सकते हैं कि मैनुअली आप खुरपी से आदमी लगाकर आप इसका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें पैसा का बहुत खर्च होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें जो उसका जो इंटरकल्चरिंग है उसके द्वारा इसका रूट में, इसके जड़ों में अच्छा से हवा का प्रवाह हो जाता है, जिससे इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और दूसरा यह है कि कुछ जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग कर आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए एक पोस्ट इमरजेंसी, जैसे अभी आपका पौधा 30 से 35 दिन का हो गया, तो अभी एक आपको आइसोप्रोटोन नाम का एक खरपतवार नाशी है। उसका आप 750 ग्राम से 1 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर स्प्रे कर देंगे तो संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों खरपतवारों का इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद में किसान भाइयों, आप सिंचाई की बात आती है तो जनरली बहुत ज़्यादा इसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आपके खेत में नमी की कमी हो तो 2 बार इसमें आपको, जब 30 से 35 दिन का पौधा हो जाए, आप खरपतवार निकाल लें तो उस समय आप एक सिंचाई कर दें। उसके बाद में आप जो बेसल एप्लीकेशन किए हुए हैं, उसके बाद जो नेत्रजन का आधा डोज बचा है उसका उपरिवेशन कर दें।
उसके बाद में जो दूसरी बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जब इसमें पॉड फॉर्म होने लगता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, उस समय आप एक सिंचाई और कर दें तो पॉड का बहुत अच्छा फॉर्मेशन होगा और उसके बाद ग्रेन भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसके बाद में किसान भाइयों आप देखेंगे इसका जो सबसे जो डेंजरस सीरियस जो कीट है वो है बर्ड फ्लाई है। वो क्या करता है कि जब इसमें फूल आने लगेंगे, जब इसमें कलियां बनने लगेंगी, जब इसका पॉड बनने लगता है, उस समय इसको सभी को खा जाता है। तो उसके लिए मोनोक्रोटोफॉस या डाइमेथोएट का अगर 0.02% का अगर स्प्रे करते हैं तो इस सब का इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद में आता है बीमारी। एक इसका सबसे जो मुख्य बीमारी है वो है आपका उकठा रोग, जिसको विल्ट डिजीज बोलते हैं। विल्ट डिजीज के लिए ऐसे तो हमारे पास में अभी कोई ऐसा रसायन नहीं है, लेकिन अगर आपके खेत में उकठा डिजीज का प्रकोप हो तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप रोग रोधी किस्म जैसे LC54, LC185 ये प्रभेद आप लगा सकते हैं। अगर ये प्रभेद भी नहीं है उपलब्ध तो आप फसल चक्र अपना के 2-3 साल के बाद फिर उस खेत में आप तीसी लगावें, तब इसका अच्छा से कंट्रोल हो जाएगा। इसमें एक और कहीं कहीं पे जो लगता है कसकुटा का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, जिसको अमरबेल भी बोलते हैं। उसका कंट्रोल के लिए एक बहुत अच्छा दवा है प्रोनोमाइड। तो प्रोनोमाइड का 1.5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर स्प्रे कर देंगे तो उसका भी इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। इस हिसाब से किसान भाइयों आप बहुत अच्छा फसल ले सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बकरियों में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बकरियों में कई प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है और ऐसी स्थिति में आप बकरियों का टीकाकरण समय पर कराकर इन रोगों से अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। तो बकरी पालक भाइयों, बकरियों का टीकाकरण कब और कैसे कराएं, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संत कुमार सिंह से। तो वो टीकाकरण बकरियों में हम लोग का 4 टीकाकरण है। यदि 4 टीकाकरण हमारे किसान करते रहेंगे तो उससे उनको कोई परेशानी नहीं होगी। एक सबसे जो खतरनाक बीमारी है पूरे भारतवर्ष में, इसका प्रकोप काफी बढ़ा हुआ है, PPR कहते हैं। ये PPR यदि हो जाएगी तो आपको 80 से 90% बकरियां मर जाएगी। और PPR का लक्षण क्या है? इसमें बुखार बहुत तेज हो जाता है, नाक से नेटा गिरने लगता है, पखाना पतला निकलेगा और उसमें माने कि ये बहुत गंध रहेगा, थुथना पर घाव जैसा हो जाएगा। ये यदि लक्षण हो गया और यदि बीमारी हो गई तो आप दवा कीजिएगा तो मुश्किल से 20-25% बचा सकते हैं। तो इसलिए हम जो भी बकरी पालक हैं उनको चाहेंगे कि ये टीकाकरण अवश्य लगा दें। और ये PPR का टीका पहले उपलब्धता में बहुत दिक्कत थी, अब बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध हो रही है। 100 डोज का टीका आता है। जब यदि वो टीका को खोल देंगे, एक बार खोल दिए तो 100 को खत्म करना है, यदि नहीं होता है तो उसको फेंक दीजिए। और ये 1 ml चमड़े में लगाना है। और किसान भाई को खुशी की बात यह है कि एक बार ये टीका लगाएंगे तो 3 साल आपको दवा देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि वो जो बकरियां फिर बच्चा देगी उसके बच्चे को देना है। और बहुत नॉमिनल खर्च, एक बकरी पर आपको 2.5 से 3 रुपया खर्च पड़ता है। और देखिए जाड़े का समय आ गया है, बल्कि तो ये के होता है आपको ये फुट एंड माउथ डिजीज, इतना सालों भर होता है, लेकिन जाड़े में इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। और FMD का लक्षण ये है कि खुर में घाव हो जाता है, मुंह में घाव हो जाता है। इसको खुरपका मुंहपका भी कहते हैं। तो यदि हमारे किसान भाई अभी टीका नहीं लगाए हैं FMD का, तो उस टीका को लगा दें। फुट एंड माउथ डिजीज वो भी बाज़ारों में उपलब्ध है और ये टीका आपको हर एक 6 महीना पर लगा रहा है। फिर तीसरा है ये गोट पॉक्स। यदि पॉक्स होगा तो उसके कान में, पेट के रीजन में, नाक में सब रीजन हुआ रहेगा, बहुत सा घाव ऐसा हो जाएगा। गोट पॉक्स देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं। यदि आपके क्षेत्र में होता है तो गोट पॉक्स का भी टीका उपलब्ध है बाजारों में, उसको दे दें। ये टीका को साल में 1 बार दिया जाता है। लेकिन यदि आपके क्षेत्र में गोट पॉक्स नहीं हो रहा है तो देने की जरूरत नहीं है। एक इंट्रोटॉक्सिमिया बीमारी होती है, इसको हम लोग कहते हैं कि साइलेंट किलर।
वो आपको कोई सिम्टम पता ही नहीं लगेगा। पेट दर्द होगा, दर्द होकर मर जाएगा। तो इसको कहते हैं कि माने कि अचानक हुआ अपना मर गया, आपको पता नहीं लगेगा कि इसको टिम्पनी होगा, क्या हुआ, अपना मर जाएगा। और उसको भी 4-5 रुपये लगता है, साल में एक बार लगाना है। उस टीका को भी 1 ml आपको चमड़े में साल में एक बार लगा दीजिए। तो ये 4 टीकाकरण आप बकरियों को करते रहेंगे तो आपको बीमारी से पूरा भी मिलेगा। दूसरी बात है कि ये तो टीकाकरण हो गया, और बकरियों में ये जो परजीवी है, आंतरिक परजीवी बहुत काफ़ी होता है, और इससे काफ़ी परेशान बकरियाँ रहती है। अब देखते हैं कि बकरियाँ बहुत मर जाती है, खांसते खांसते बहुत मर जाती है। परजीवी का क्या है कि परजीवी पेट में जाता है अपना, और वो ब्लड से उसका अंडा निकलते निकलते चल जाता है लंग्स में। अब बकरियाँ खांसते रहती है, जाड़े के दिन बहुत और खांसती। तो परजीवी को बकरी में हमेशा टाइमली डिवर्मिंग करते रहना है। उस डिवर्मिंग के लिए क्या आपको करना है, हर एक 3-3 महीना पर आपको जरूर डिवर्मिंग का दवा दीजिए। और इसका डोज जो है 7 से 9 मिलीग्राम प्रति किलो वजन पर खाली पेट में दे दीजिए उसको। कल देना है तो आज उसको आधा पेट खिलाइए, और देने के 4-5 घंटा के बाद उसको दाना दीजिए। और हर एक 3-3 महीना पर डिवर्मिंग देते रहिए। इसका टीकाकरण नहीं है, लेकिन समय समय पर डिवर्मिंग करते रहना है। तो डिवर्मिंग में एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, दवा बदल के दे सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई ध्यान ये रखें कि यदि उनकी बकरियाँ गर्भवती है तो उसको एल्बेंडाजोल नहीं दिया करें। एक फेल्बेंडाजोल का दवा आता है, उसको देना। काहे कि एल्बेंडाजोल देने से कभी कभी एबॉर्शन होने का चांस है, गर्भपात होता है। और डरना नहीं कि हमारी गर्भवती बकरियां है तो उसको नहीं देना है, उसको भी देना है, लेकिन दवा केवल बदल देना है। तो इस तरह से आप किसान भाई करेंगे तो बहुत सी बीमारी होगी ही नहीं। उनको खान पान ठीक रखेंगे, ये सब करेंगे तो बहुत उनको काफ़ी आमदनी होगा। बच्चे उसके स्वस्थ निकलेंगे, उसका बढ़ोतरी बहुत अच्छी से होगा, बच्चा का संख्या बहुत ज़्यादा होगा, और उससे आमदनी उनको काफ़ी बढ़ जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। बैगन में एक बीमारी लगती है जिसे हम बंझा रोग के नाम से जानते हैं। इसका जो कारण होता है माइकोप्लाज्मा के चलते ये बीमारी पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा से जो पौधे आक्रांत हो जाते हैं, उस पौधे की पत्तियां जो निकलती हैं वो बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, और पौधे की जो बढ़वार होती है वह रुक जाती है। पौधों में बहुत ज्यादा शाखाएं निकलती हैं, और दूर से ही देखने में पौधा जो है थिकना टाइप का, बौना टाइप का, झाड़ी नुमा दिखाई देता है। ऐसे पौधों में फूल बहुत कम आते हैं, और यदि फूल आते भी हैं तो जो उसमें फल बनते हैं वो बहुत छोटे छोटे साइज हो जाते हैं। इस तरह से हम देखें तो इस बीमारी के चलते जो है बैगन में उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रति हेक्टेयर उपज दोनों इससे नुकसान होता है। और इस बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बैगन के लिए हमेशा ऊंची जमीन का चुनाव करें, और जो पौधे को हम लगाते हैं, जब हम नर्सरी से मेन खेत में हम इसका ट्रांसप्लांट करने के लिए, रोपनी करने के लिए पौधे को ले जाते हैं, तो आप देख लें कि कोई आक्रांत पौधा तो ऐसा नहीं है जो कि इस तरह की बीमारी से आक्रांत। अगर ऐसे पौधे को लगा देते हैं तो वह पौधा तो बीमार तो होना ही होना उसको है, साथ साथ और अन्य पौधे को, जो स्वस्थ पौधे आप लगा रहे हैं, वह भी बीमार हो जाएगा। दूसरी चीज है कि आप बैगन का जब बिचड़ा गिराते हैं तो निश्चित रूप से बैगन के बिचड़े को, बीज को जो है आप किसी फफूंदनाशक दवा से उपचार कर लें, जिससे जो है उस बीज से जो है पौधे स्वस्थ और निरोग निकले। और आपके खेत में या बिचड़े में जो है कहीं भी जो है अगर घास पात दिखाई देता है तो उस घास पात को अनिवार्य रूप से निकालते जाएं, और जो आपका मुख्य खेत है जिसमें आप रोपनी किए हुए हैं वह खेत हमेशा साफ सुथरा रखें, और उसमें किसी भी तरह का अगर इस तरह की बीमारी के लक्षण किसी पौधे पर देखने को पाते हैं आप, तो बिना देर किए आप ऐसे पौधे को अपने खेत से उखाड़ करके आप जमीन के अंदर गाड़ दें, और किसी कीटनाशक दवा का आप छिड़काव करें। जैसे डाइमिथोएट का आप छिड़काव कर सकते हैं, मोनोकोटोफास का छिड़काव कर सकते हैं। तो
कोई भी दवा जो कीटनाशक दवा है उसका जो है 1 से 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके यदि आप छिड़काव करते हैं तो जो माइकोप्लाज्मा जो है एक स्थान से एक पौधे से दूसरे पौधे तक जो उसका ट्रांसमिट होता है उसे आप रोक सकते हैं। पौधों में नत्रजनीय खाद का व्यवहार ज़्यादा नहीं करें, जो अनुशंसित मात्रा है उतना ही व्यवहार करें और साथ साथ पोटेशिक और जो है फास्फेटिक खाद का जो अनुशंसित मात्रा है उसको व्यवहार में लाएं। और इसके लिए जितना आप जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस में आप सुधार कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम का अधिक उत्पादन लेने के लिए प्रबंधन, अच्छे उत्पादन के लिए गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।